न्यूट्रल के थ्रू जो करंट है वो सोर्स तक वापस आता है और जो फेज वायर है, लाइव वायर है, उसके थ्रू करंट जो है हमारे डिवाइसेस तक पहुंचता है। होता क्या है, हर एक डिवाइस जो है वो सेपरेट दो वायर से कनेक्टेड होता है। इसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ वायरिंग जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि अगर एक सिंगल वायर हम कनेक्ट करते तो वो हमारे लिए ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता। करंट को एक पूरा कंप्लीट पाथ मिल गया तो S1 वाले स्विच से हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा। हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो, क्या हाल चाल है आप सभी का। ट्रिपल एस आर्मी हाउस होल्ड सर्किट के इस माइंड मैप लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में हमेशा आपको बताता हूं, बेटा माइंड मैप लेक्चर का काम है एक बार आप चैप्टर को अपने से रिवाइज करके आइए। उसके बाद जब आप आधे घंटे के अंदर किसी चैप्टर को डिटेल में रिवाइज करना चाहते हैं तो वहां पर काम आता है ये माइंड मैप लेक्चर। यानी कि एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले जब आपको अपना पूरा चैप्टर रिवाइज करने का मन होगा, तब ये माइंड मैप लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस माइंड मैप के डिस्कशन को। सबसे पहले इस चैप्टर में बेटा हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसमिशन ऑफ द पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू कंज्यूमर। ठीक है, फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू हाउस क्या होता है, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, प्लग और सॉकेट क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। राइट, और आप सभी ने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट बेटा इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च भी कर सकते हैं फिजिक्स बाय शैलेंद्र सर। उस टेलीग्राम चैनल पे क्या होगा, आपको ये वाला जो पीडीएफ नोट्स है ये भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो और चीजें मैं शेयर करता हूं आप सभी के लिए वो भी आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, अब बात आई ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू कंज्यूमर। बेटा देखो होता क्या है, जिस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, है ना, वहां पर वोल्टेज अलग होता है, और जब हम लोग अपने घर में यूज करते हैं तो वहां पर वोल्टेज अलग होता है। घर में हमको 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, जबकि जहां पर जनरेट करते हैं वहां पर जनरली हम लोग 11,000 वोल्ट पर जनरेशन स्टार्ट करते हैं। राइट, तो पावर जनरेटिंग स्टेशन पर आप 11,000 वोल्ट पर जनरेशन स्टार्ट करते हो। उसके बाद एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है और उसके थ्रू हम लोग वोल्टेज को बढ़ाकर 1,32,000 वोल्ट तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके वोल्टेज को फिर घटाया जाता है और अब यहां से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। 33,000 वोल्ट का पोटेंशियल जो होता है वो हम लोग हैवी इंडस्ट्रीज में देते हैं, जहां पर वोल्टेज बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, और ज्यादा उसको डाउन किया जाता है, फिर 11,000 वोल्ट आता है जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है, और ज्यादा डाउन किया जाता है 220 वोल्ट पर लाते हैं जो कि हम लोगों के घरों में भेजा जाता है। राइट, यहां पर ये वाला जो सब स्टेशन है इसका नाम ग्रिड सब स्टेशन है। फिर जब हैवी इंडस्ट्री को आप सप्लाई करते हो तो मेन सब स्टेशन से करते हो, लाइट इंडस्ट्रीज में जो आप सप्लाई करते हो वो इंटरमीडिएट सब स्टेशन से करते हो, और जो आपके घरों में आता है वो सिटी सब स्टेशन से आता है। ठीक है, इस चीज को, इस डायग्राम को, ब्लॉक डायग्राम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ये ब्लॉक डायग्राम बेटा आप सभी लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई जनरेशन कैसे करते हो और घर में कितने वोल्टेज तक पहुंचाते हो। राइट, तो कोई भी ट्रांसफार्मर जो होता है बेटा, वो ट्रांसफार्मर दो तरीके का होता है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को रिड्यूस करने का काम कर रहा होता है। फिर इसी चीज को थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में डायग्राम बनाकर दिखाया गया। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी पावर स्टेशन के अंदर एक बॉयलर होता है। ठीक है, बॉयलर से अटैच्ड टरबाइन होता है। जब वो टरबाइन घूमना शुरू करता है तो वहां पे जनरेटर स्टार्ट हो जाता है और 11,000 वोल्ट के पोटेंशियल पर, है ना, वोल्टेज पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है। सर 11,000 वोल्ट ही क्यों चूज किया है? 11,000 वोल्ट से ऊपर की बेटा जब बात करते हैं ना तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है, जिसकी वजह से उसका इंसुलेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं। 11,000 वोल्ट से जब कम किया जाता है तो ऐसे कंडीशंस में यार पावर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो P बराबर VI होता है, क्योंकि पावर की वैल्यू बेटा कांस्टेंट है। तो जब वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, और अगर करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, जैसे यहां मैं बता रहा हूं ना, वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। करंट के कम होने से क्या होता है, पावर का लॉस कम हो जाता है। राइट, तो 11,000 वोल्ट एक अप्रोप्रिएट वोल्टेज आता है जिस पर जनरेशन ठीक ठाक हो जाता है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम ही है वोल्टेज को बढ़ाना। तो इसने 11,000 वोल्ट से 1,32,000 वोल्ट पहुंचा दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं जो 1,32,000 को 33,000 में कन्वर्ट करता है। फिर से स्टेप डाउन यूज करते हैं जो 33,000 को 11,000 में कन्वर्ट करता है। फिर से स्टेप डाउन यूज करते हैं जो 11,000 को 220 वोल्ट में रिड्यूस करके हमारे घरों तक पहुंचाने का काम कर रहा होता है। फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे घरों में कैसे होता है? देखो बेटा, अपने घर में मेनली 3 तरह के वायर्स होते हैं। पुराने हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, पुराना जो कलर के लिए कोडिंग सिस्टम बनाया गया था वो ये था कि कोई भी जो लाइव वायर होता है वो रेड कलर का होता है।
लाइव वायर जो होता है वो रेड कलर का होता है, न्यूट्रल वायर जो होता है बेटा वो हमारा ब्लैक कलर का होता है, और आपका जो अर्थ वायर होता है ये आपका ग्रीन कलर का होता है। यानी कि मेनली 3 कलर के वायर्स को यूज किया जाता है, रेड, ब्लैक और ग्रीन। ठीक है, ये जो रेड वाला वायर है जिसको लाइव या फेज वायर कह रहे हैं, ये वाला वायर बेटा 220 वोल्ट के पोटेंशियल पर होता है, जबकि न्यूट्रल वायर जो है ब्लैक कलर का जो है वो 0 वोल्ट पर होता है, और ये जो अर्थ वायर होता है ये भी हमारा 0 वोल्ट पर ही पाया जाता है। तो 3 तरीके के वायर्स हो गए, तीनों का अलग अलग काम हो गया है। द न्यूट्रल एंड द अर्थ वायर आर कनेक्टेड टुगेदर at the local substation so that neutral and earth wire are at the same potential, that is 0 volt। दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, 0 वोल्ट पर होता है। The live also known as phase wire carries a current from the source to the distribution board while the neutral wire is for the return of current to the source। यानी न्यूट्रल के थ्रू जो करंट है वो सोर्स तक वापस आता है, और जो फेज वायर है, लाइव वायर है, उसके थ्रू करंट जो है हमारे डिवाइसेस तक पहुंचता है। फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन हाउस के अंदर आपको बता रहे हैं कैसे कैसे होता है। बिफोर कनेक्टिंग द केबल फ्रॉम पोल टू द मीटर इन हाउस, first the fuse of high rating that is 50 ampere is connected in the live wire at the pole just before the meter। यानी कि इस मीटर में कनेक्ट करने के जस्ट पहले एक यहां पर बेटा फ्यूज लगाया जाता है। ये फ्यूज जो है वो 50 एम्पियर का होता है। यानी कि ये आपके घर में अगर इन केस कभी बहुत ज्यादा करंट आ जाए, कभी बहुत ज्यादा वोल्टेज आ जाएगा, तो आपके घर के सारी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये 50 एम्पियर का फ्यूज है। जनरली आप लोगों के अगर पुराना घर है तो उसमें कटआउट लगा होगा, कटआउट लगा होगा, चीनी मिट्टी का बना होता है, कटआउट होता है, ठीक है, वो कटआउट लगा होगा, वो भी उसका भी काम सेम ही है ना। फ्यूज भी यूज करते हैं आजकल, एमसीबी भी लोग यूज करने लगे हैं, राइट। फिर कह रहे हैं दिस फ्यूज इज कॉल्ड कंपनी फ्यूज और पोल फ्यूज। यानी पोल से जो वायर आता है उसके लिए लाइव वायर में ये जो फ्यूज लगाते हैं इसी को कंपनी फ्यूज कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो ये जो लाइव वायर है ये आपके मीटर में जाकर कनेक्ट हो जाता है। इधर से न्यूट्रल और अर्थ वायर भी यहां पर कनेक्ट है, मीटर की भी अर्थिंग कर रखते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद लाइव वायर सीधे जाकर के मेन स्विच में कनेक्ट होता है। तो पढ़िए, आफ्टर द कंपनी फ्यूज द केबल इज कनेक्टेड टू द मीटर। किलोवाट आर मीटर कहने का मतलब ये है बेटा, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है किलोवाट आर, यानी कि जो बिजली का बिल हमारा आता है यूनिट्स में वो किलोवाट आवर्स में ही आता है, तो इसीलिए उस मीटर का नाम किलोवाट आर मीटर हो गया। द किलोवाट आर मीटर इज यूजुअली माउंटेड ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ द हाउस। आपके घर में सबसे फ्रंट पे बाहर की तरफ जनरली लगा दिया जाता है। From the meter, connections are made to the main switch or the earth leakage circuit breaker, that is ELCB। यानी आपसे बता रहे हैं कि भाई इस मीटर से हम लोग मेन स्विच को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड टू द मेन फ्यूज, वहीं पर एक मेन फ्यूज लगा है, उस मेन फ्यूज में भी हम इसको कनेक्ट करते हैं, या एमसीबी कह सकते हो, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, द मेन स्विच इज कनेक्टेड इन बोथ लाइव एंड न्यूट्रल वायर। ये जो मेन स्विच है ये लाइव से भी कनेक्टेड है बेटा, न्यूट्रल से भी कनेक्टेड है, दोनों से ही इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। वाइल द मेन फ्यूज इज कनेक्टेड ओनली इन द लाइव वायर। जो मेन फ्यूज होता है, ये वाला जो फ्यूज था, ये सिर्फ और सिर्फ किस में कनेक्ट हुआ है, ये हमारे लाइव वायर में ही कनेक्ट हुआ है, जबकि मेन स्विच जो है वो लाइव और न्यूट्रल दोनों में ही हम लोग बेटा कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर यहां पर बता रहे हैं द मेन स्विच इज अ डबल पोल स्विच। ये जो मेन स्विच होता है वो डबल पोल स्विच है, क्योंकि उसमें लाइव भी कनेक्टेड है, उसमें न्यूट्रल भी कनेक्टेड होता है। इट हैज एन आयरन कवरिंग, द कवरिंग इज अर्थड, दैट इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। तो यहां पर इसका ये जो कवरिंग होता है बेटा मेन स्विच का, इस कवरिंग को भी हम लोग अर्थ कर देते हैं ताकि वहां पर कोई झटका हमको न लगे। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द मेन स्विच इज दैट इट ब्रेक्स द कनेक्शंस ऑफ द लाइव एज वेल एज न्यूट्रल वायर साइमल्टेनियसली फ्रॉम द मेन सप्लाई। यानी कि यहां पर लाइव और न्यूट्रल दोनों इसी वजह से कनेक्ट करते हैं कि जब हमें डिस्कनेक्ट करना हो तो लाइव और न्यूट्रल दोनों ही हमारे डिस्कनेक्ट हो जाए, पूरी सप्लाई से पूरी तरीके से गायब हो जाए। द अर्थ वायर फ्रॉम द मीटर इज लोकली अर्थड इन द कंपाउंड ऑफ द हाउस। आपसे कह रहे हैं जो अर्थ वायर है उसके लिए क्या करते हैं, आपके घर के बाहर कंपाउंड में एक गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर एक मेटेलिक प्लेट जो है इंसर्ट किया जाता है, एक मेटेलिक रॉड होता है, उसके नीचे एक प्लेट लगा करके उसको हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, ताकि अगर इन केस कभी बहुत ज्यादा चार्ज कहीं पर एक्यूमुलेट हो तो वो उसको खींचकर सीधे अर्थ में ले जाए। अर्थ को माना जाता है इट इज ओशन ऑफ चार्ज, अर्थ में चाहे जितना चार्ज दे दो उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, राइट। ऐसा मानते हैं हम लोग, इसीलिए अर्थिंग करते हैं ताकि किसी भी डिवाइस को टच करने पर आपको कोई ऐसा झटका फील ना हो। From the distribution board, the wire go to the different parts of the house. Nowadays, a consumer unit is connected after kilowatt hour। कह रहे हैं कि अब आजकल क्या होने लगा, इस मेन स्विच से जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कंज्यूमर यूनिट आप कनेक्ट कर रहे हो। दिस यूनिट कंटेन्स अ डबल पोल स्विच और एन अर्थ
लीकेज सर्किट ब्रेकर एंड एमसीबी फॉर ईच सर्किट इन द हाउस। यानी कि हर एक सर्किट के लिए इसमें जो है अलग अलग एमसीबीज जो है लगे होते हैं। इस तरीके का एक बॉक्स यहां पर कनेक्टेड आजकल कर दिया जाता है। ठीक है, अब आपके हाउस वायरिंग में हम लोग एंटर कर रहे हैं। हाउस वायरिंग का जो जनरली सिस्टम है वो रिंग सिस्टम है, यानी कि एक लाइव वायर होता है बेटा, एक न्यूट्रल वायर है और एक अर्थ वायर है। अगर हमें कोई ऐसी चीज कनेक्ट करनी है जैसे बल्ब है, तो बल्ब में केवल 2 पॉइंट्स होते हैं प्लस माइनस, उन्हीं को कनेक्ट करना है। तो एक वायर हम लाइव वायर से लाते हैं, ठीक है, लाइव वायर से सीधे सीधे बल्ब को कनेक्ट करते हैं और उसका जो दूसरा वाला पार्ट है उसको ले जाकर अर्थ में टच कराते हैं। अगर हमें स्विच लगाना है, अगर हमें फ्यूज लगाना है, तो वो दोनों को हमेशा लाइव वायर में ही कनेक्ट किया जाएगा। राइट, तो ये हो गया पहला कनेक्शन। ठीक है, और क्योंकि यहां पर एक रिंग बन गया कि भाई आपके लाइव वायर से बल्ब, बल्ब से आपका न्यूट्रल वायर, ठीक है, इस तरीके का एक कनेक्शन, क्लोज्ड कनेक्शन फॉर्म हो गया है। तो इसी को बेटा रिंग कनेक्शन कहा जाता है, रिंग सिस्टम कहा जाता है। ऐसे ही कोई ऐसी चीज आपको कनेक्ट करनी है जिसमें 3 चीजें हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं। राइट, जैसे आपका एसी का जो प्लग होता है, एक लाइव है, एक न्यूट्रल है और ऊपर एक तीसरा भी होता है जिसको अर्थ वायर भी कहा जाता है। अगर तीनों को कनेक्ट करना है तो इस बार तीनों से कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। वही चीज यहां पर होती है, इसी को रिंग सिस्टम बोल रहे हैं। इन अ हाउस द वायरिंग इज कॉमनली डन बाय द रिंग सिस्टम। आपके घर में जो वायरिंग किया जाता है वो रिंग सिस्टम से किया जाता है। इन दिस सिस्टम वी हैव अ सेपरेट रिंग फॉर ईच पोर्शन ऑफ द हाउस। हर एक पोर्शन के लिए एक सेपरेट रिंग होता है। इन अ पोर्शन यानी कि इन अ फ्लोर, द वायर स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रन अराउंड ऑल द रूम्स of that portion and then come back to the distribution box, thus forming a ring. The distribution box contain a MCB of rating about 30 एम्पियर। यानी कि हर एक फ्लोर पर जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा होता है उसमें एक एमसीबी लगा देते हैं बेटा, 30 एम्पियर की लगभग एमसीबी लगा देते हैं। और हर एक फ्लोर में जब आप देखोगे तो बेटा इसमें लाइव वायर भी इस तरीके से घुमा हुआ है। ठीक है, न्यूट्रल वायर जो है, न्यूट्रल वायर को भी ऐसे यहाँ पे घुमाया है और ये जो अर्थ वायर है, अर्थ वायर को भी यहाँ पर घुमाया है। यानी हर एक का एक रिंग बना रखा है ताकि जो भी आपको कनेक्ट करना हो, जो भी डिवाइस कनेक्ट करना हो, वो आप इसी लाइव, न्यूट्रल और अर्थ में ही कनेक्ट करके जोड़ सकें। ठीक है, अब यहां पर आपको बता रहे हैं सेपरेट कनेक्शन इज टेकन फॉर ईच अप्लायंस। हर एक अप्लायंस के लिए एक सेपरेट कनेक्शन बनाया जाता है। जैसे यहां पर देखो लैंप के लिए दिखाया है, तो देखो लाइव वायर से हमने कनेक्ट किया, एक फ्यूज जोड़ दिया है, ठीक है, फिर एक स्विच जोड़ दिया है। यहां पर देखो लैंप को कनेक्ट किया और उसका जो दूसरा वाला जो वायर है, जो दूसरा पार्ट है, उसको सीधे सीधे ले जाकर किससे जोड़ा है, न्यूट्रल वाले से हमने कनेक्ट कर दिया है। इसमें अर्थिंग की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें सॉकेट लग रहा है, जिसमें 3-3 पॉइंट्स है, तो क्या करोगे, एक को देखो सीधे सीधे यहां से कनेक्ट किया, लाइव से फ्यूज लगाया, स्विच लगाया, लाइव से जोड़ दिया। दूसरा जो है देखो यहाँ पे सीधे न्यूट्रल से जोड़ा है और तीसरा जो है यहाँ पर आप चेक करो, इस तरीके से अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इस तरीके का बेटा कनेक्शन हर एक डिवाइस, हर एक अप्लायंस के लिए किया जाता है। वन टर्मिनल ऑफ द अप्लायंस इज कनेक्टेड टू द लाइव वायर through separate switch and separate fuse, while the other terminal of the appliance is directly connected to the neutral wire. The earth terminal or metal covering of the appliance is connected to the earth wire. For each appliance, the wires used for connection should be of proper current carrying capacity. कह रहे हैं हर एक डिवाइस के हिसाब से हम लोग वायर को चूज करते हैं कि कितना मोटा वायर या कितनी क्वालिटी का वायर हमें यूज करना है कि जो उसमें एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करा सके। यानी उस डेफिनेट अमाउंट से थोड़ा ज्यादा भी करंट हो तो भी वो उसको झेल ले। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमने एसी में पतला वाला तार लगा दिया कि जैसे ही ऑन किया वो फूंक गया, तार ही जल गया हमारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, फिर यहां पर बता रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ द रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम का फायदा क्या है सर? सबसे पहला एडवांटेज है बेटा, इन द रिंग सिस्टम द करंट फ्रॉम द मेंस कैन रीच टू एन इंडिविजुअल अप्लायंस थ्रू 2 सेपरेट पाथ। कह रहे हैं कि हर एक डिवाइस तक जो करंट है वो 2 सेपरेट पाथ से पहुंचता है। हेंस ईच अप्लायंस गेट्स कनेक्टेड टू द मेंस इफेक्टिवली थ्रू अ थिक वायर। देयरफॉर द वायर रिक्वायर्ड फॉर द मेन रिंग is of lower current carrying capacity than which would be required for the direct connection to the mains. This considerably reduces the cost of the wiring. होता क्या है, हर एक डिवाइस जो है वो सेपरेट 2 वायर से कनेक्टेड होता है। इसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ वायरिंग जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि अगर एक सिंगल वायर हम कनेक्ट करते तो वो हमारे लिए ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता। ईच अप्लायंस हैज अ सेपरेट फ्यूज। हर एक अप्लायंस का अपना एक सेपरेट फ्यूज होता है। Therefore, if due to some fault the fuse of the one appliance burns, it does not affect the operation of the other appliances. यानी कि हर एक डिवाइस का अपना अपना फ्यूज है। अगर किसी एक डिवाइस का फ्यूज जो है वो जल गया है तो बाकी डिवाइसेस जो है वो काम करते रहेंगे। ठीक है, इन दिस सिस्टम ऑल प्लग्स एंड सॉकेट्स यूज्ड कैन बी ऑफ सेम साइज बट ईच सॉकेट शुड हैव ओन फ्यूज ऑफ रेटिंग सुटेबल फॉर द अप्लायंसेस टू बी कनेक्टेड विद इट। यानी कि हर एक सॉकेट का अपना अपना फ्यूज होता है, उसमें यूज होने वाले डिवाइस के अकॉर्डिंग। व्हाइल इंस्टॉलिंग अ न्यू अप्लायंस इन अ रूम, अ न्यू लाइन अप to the distribution box is not required, but it can be directly connected to the ring circuit in that room.
The care is taken that the total current drawn from the mains in the ring circuit does not exceed the rating of the main fuse। आपसे कह रहे हैं जब कोई भी हमें न्यू अप्लायंस कनेक्ट करना होता है तो अब ऐसा नहीं कि उस नए अप्लायंस के लिए हम चलेंगे पूरा वायरिंग करेंगे एक बार फिर से, नहीं, जो ऑलरेडी हमारे पास सॉकेट अवेलेबल है उसी सॉकेट में हम कनेक्ट कर देंगे। बस एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर मेन फ्यूज हमारा 30 एम्पियर का है तो जो अप्लायंस हमने कनेक्ट कर रखा है वो 30 एम्पियर से ज्यादा करंट ना ले रहा हो, राइट, तो आप उसको सिंपली जो है डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फिर बात आई सर फ्यूज क्या होता है। फ्यूज एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फेनोमेना पर बेस्ड होता है। द फ्यूज प्रोटेक्ट्स द सर्किट बाय ब्लोइंग ऑफ व्हेन द करंट आइदर गेट्स ओवरलोडेड और गेट्स शॉर्ट सर्किटेड। जब भी करंट बहुत ज्यादा हो जाता है या शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है उस कंडीशन में फ्यूज जल जाता है और हमारे अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच इज यूज्ड टू लिमिट द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। द यूज ऑफ द फ्यूज सेफगार्ड द सर्किट एंड द अप्लायंसेस कनेक्टेड इन दैट सर्किट फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड। तो ये वही बात है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है। हायर द करंट रेटिंग थिकर इज द फ्यूज वायर। जितना मोटा फ्यूज वायर होगा करंट की रेटिंग उसमें उतनी ही ज्यादा होगी। फ्यूज वायर क्या है? एक शॉर्ट थिन टिन प्लेटेड वायर होता है, देखो लिखा होगा, हाई रेजिस्टेंस होता है, प्रोड्यूस सफिशिएंट हीट to melt it. It is made up of material of the low melting point so that it may easily melt due to overheating when the current is मतलब करंट जब एक रिक्वायर्ड लिमिट से ज्यादा करंट जब पास होता है तो ये तुरंत ही मेल्ट कर जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। जनरली एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। टिन और लेड का अलॉय होता है जिसका यूज किया जाता है एज अ मटेरियल फॉर द फ्यूज वायर बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लो। 250 डिग्री सेल्सियस ही इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है। देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को हम ज्यादा इसी वजह से करना चाहते हैं ताकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए और जब उसमें एक डेफिनेट अमाउंट से ज्यादा करंट जाए तो बहुत ज्यादा हीट हो और तुरंत ही मेल्ट कर जाए, ठीक है। फिर कॉपर और एल्यूमिनियम वायर को हम यूज नहीं करते हैं फ्यूज वायर के रूप में क्योंकि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। उनका 1080 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि हमने जो यूज किया उसका 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मोर ओवर द यूज ऑफ एन ऑर्डिनरी कॉपर और एल्यूमिनियम वायर एज अ फ्यूज मस्ट बी अवॉइडेड एज इट इज वेरी थिक तो इट विल नॉट मेल्ट इवन इफ द करंट एक्सीड्स द सेफ लिमिट। यानी कि जब करंट की वैल्यू बेटा सेफ लिमिट से भी काफी ज्यादा भी हो जाती है उसके बाद भी कॉपर या एल्यूमिनियम का जो वायर है वो मेल्ट नहीं होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो लेड और टिन का अलॉय है उसका यूज करते हैं किसी भी फ्यूज वायर को बनाने के लिए। फिर कह रहे हैं रीजन फॉर कनेक्टिंग द फ्यूज इन द लाइव वायर। यहाँ पर आपको यही बता रहे हैं कि अगर बेटा हमने फ्यूज को कनेक्ट कर रखा है लाइव वायर में, ठीक है, तो जब आपने देखो डिवाइस को कनेक्ट कर रखा है, अभी ये डिवाइस हमारा काम कर रहा होगा, अप्लायंस हमारा वर्किंग कंडीशन में होगा, इधर लाइव से कनेक्टेड है, इधर की तरफ हमने न्यूट्रल भी कनेक्ट कर रखा है। जब यहां से तुमने इसको डिसकनेक्ट कर दिया, देखो लाइव में वोल्टेज होता है 220 वोल्ट का, लाइव में वोल्टेज होता है कितने का? 220 वोल्ट का। तो यहां पर देखो अप्लायंस कनेक्टेड है, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यहां पर क्या है? लाइव से जब तुमने उसको डिसकनेक्ट कर दिया तो अभी पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट का। अब अगर तुम यही फ्यूज बेटा अगर आप जो है न्यूट्रल में लगा दो तो जब ये वर्किंग कंडीशन में होगा तब तो चलो ठीक है, 220 वोल्ट का पोटेंशियल है, कोई इशू नहीं है भैया, चल रहा है हमारा अप्लायंस काम कर रहा है। लेकिन यहां पर जब आप देखेंगे अभी क्या है, मेन से देखो ये लाइव वायर के थ्रू कनेक्टेड है, यानी कि 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पर, ठीक है, बट फ्यूज जो है वो उड़ गया है, ठीक है। फ्यूज आपने भले यहां पर डिस्कनेक्ट कर दिया या उड़ गया, उसके बावजूद यानी कि इस अप्लायंस में करंट फ्लो नहीं हो रहा। अप्लायंस देखने में यही लगेगा कि भाई वर्किंग कंडीशन में नहीं है, लेकिन पोटेंशियल उसका कितना होगा? 220 वोल्ट के बराबर उसका वोल्टेज होगा। अगर उसका वोल्टेज बेटा 220 वोल्ट के बराबर है तो इसका मतलब अगर तुमने गलती से भी उस डिवाइस को टच कर लिया तो तुम्हें झटका लगेगा, तुम्हें करंट लगेगा ही लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपके न्यूट्रल वायर में कनेक्ट नहीं करते हैं फ्यूज को हमेशा कनेक्ट किया जाता है लाइव वायर में। यहां पर देखो हमेशा हम लोग कनेक्ट करते हैं, राइट। करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज, किसी भी फ्यूज की अपनी करंट रेटिंग होती है। एक्चुअली हर एक डिवाइस की अपनी जो है करंट रेटिंग होती है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है तो इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर हो गया 60 वॉट और वो करंट उसको जो चाहिए वो 0.27 है और यही यहाँ पे करंट रेटिंग दिया हुआ है, ठीक है। 0.27 एम्पियर का अगर उसमें सेफ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने वाला है तो उसके लिए हम 5 एम्पियर का जो है फ्यूज यूज करते हैं। फ्यूज जो होता है बेटा वो जनरली जितना करंट डिवाइस में रिक्वायर्ड है उससे 2-4 गुना ज्यादा कैपेसिटी का ही हम लोग फ्यूज यूज करते हैं। मतलब ऐसा ना हो ना कि हल्का सा थोड़ा सा करंट
ज्यादा हुआ तुरंत ही फ्यूज जो है मेल्ट हो गया, है ना। तो अब तो बार बार हम फ्यूज ही चेंज करते रहेंगे दिन भर में 10 बार, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। टेलीविजन सेट है, 120 वोल्ट का पोटेंशियल इसका जो है पावर है, 120 वॉट का पावर है, और इसको जो करंट चाहिए वो 0.54 चाहिए। देखो पावर रेटिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि हमें उस डिवाइस का पावर पता होगा, हमें उसका वोल्टेज पता होगा। इसका यूज करके P बराबर VI एक फॉर्मूला लगाओगे ना, तो उससे आपको क्या मिलेगा, करंट की सेफ वैल्यू मिल जाएगी। यानी सेफ वैल्यू ऑफ करंट हम निकाल सकते हैं सबसे पहली बात पावर रेटिंग से, ठीक है। तो सेफ वैल्यू होती है P अपॉन V के बराबर। दूसरा, अगर हमें पावर और वोल्टेज दोनों चीजें पता है, तो P बराबर V स्क्वायर अपॉन R का यूज करके हम उस डिवाइस का रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं बेटा। तो किसी भी पावर रेटिंग से ये दो ही चीजें हम लोग निकाल पाते हैं। अब जब सेफ वैल्यू ऑफ करंट आपको मिल जाएगा, तो जो करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज होता है वो उससे थोड़ा ज्यादा ही होता है। यानी कि अगर डिवाइसेस में आप चेक करो 0.27, 0.54, 0.68, 3.4 चाहिए, तो हमने 5 एम्पियर का उनके लिए फ्यूज लगा दिया। 4.5 एम्पियर चाहिए तो भी लगा दिया, 4.5 चाहिए तो भी लगा दिया। 7 एम्पियर अगर है तो अब हम इससे ज्यादा 8 या 10 एम्पियर का लगाएंगे। अब 8.3 है तो हमने 10 एम्पियर लगा दिया। 13.6 एम्पियर का करंट चाहिए था तो हमने 15 एम्पियर का लगा दिया। यानी कि जो फ्यूज हम लगाते हैं वो सेफ वैल्यू ऑफ करंट से थोड़ा ज्यादा ही लगाते हैं, ताकि थोड़ा मोड़ा करंट ज्यादा हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े। फिर बात आती है सर एमसीबी की। एमसीबी का जो फुल फॉर्म होता है बेटा वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। कोई भी जो एमसीबी होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फेनोमेना पर बेस्ड होता है। फ्यूज का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हीटिंग इफेक्ट था, यहां पर जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है। इफ ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग a heavy current flows in the line, MCB falls down to switch off the circuit in वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज 25 मिली सेकेंड। होता क्या है, अगर एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा करंट पास होता है तो ये स्विच जो है नीचे गिर जाता है, एमसीबी ड्रॉप हो जाती है, गिर जाती है। जैसे एमसीबी गिर जाती है, अब आपके घर में जो करंट का फ्लो है वो उस रूम में बंद हो जाता है, राइट। अब आप अपना चेक करो, चीजों को सही कराओ, फिर इसी एमसीबी को उठा दोगे तो वापस से करंट फ्लो जो है वो शुरू हो जाएगा, राइट। फिर स्विचेस की बात कर रहे हैं। स्विच क्या है, एक ऑन ऑफ डिवाइस होता है बेटा फॉर करंट इन अ सर्किट, एंड इट इज कनेक्टेड इन ऑलवेज लाइव वायर। स्विच को हमेशा लाइव वायर में ही कनेक्ट करते हैं। दो तरह का स्विच होता है, एक होता है सिंगल पोल स्विच, एक होता है डबल पोल स्विच। सिंगल पोल स्विच जो होता है बेटा वो लाइव में कनेक्ट करते हैं हम लोग, लाइव वायर में, और ये हमेशा लाइव वायर को ही उस डिवाइस से काटने का काम करता है। जबकि डबल पोल स्विच जो होता है इसमें लाइव और न्यूट्रल दोनों को ही हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पढ़ो, यहां पे कह रहे हैं द स्विच यूज फॉर द अप्लायंस टू स्टार्ट और स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट इन इट इज सिंगल पोल स्विच। सिंगल पोल स्विच डिस्कनेक्ट ओनली द लाइव वायर फ्रॉम द अप्लायंस, ये केवल लाइव वायर को ही डिस्कनेक्ट करता है। डबल पोल में क्या होगा, द मेन स्विच एट द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज टू स्विच ऑन और ऑफ द मेन्स, है ना, पूरे के पूरे उस मेंस को ऑन ऑफ करने के लिए जो स्विच होता है वो डबल पोल स्विच होता है, इज अ डबल पोल स्विच। अ डबल पोल स्विच डिस्कनेक्ट्स बोथ द लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स साइमल्टेनियसली, यानी कि ये लाइव और न्यूट्रल दोनों से कनेक्टेड होता है और पूरी तरीके से सर्किट को डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। अभी जब स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था तो वहां दिखाया था कि भाई किलोवाट आवर मीटर से जब मेन स्विच को कनेक्ट करते हैं तो उस मेन स्विच में लाइव और न्यूट्रल दोनों को जोड़ा जाता है। तो वो जो मेन स्विच वाला जो स्विच था वो डबल पोल स्विच होता है बेटा, दोनों से कनेक्ट होता है। फिर यहां पर आपको बता रहे हैं स्टेयर केस वायरिंग कैसे होती है। स्टेयर केस वायरिंग मतलब कई ऐसे भी स्विच आपने देखा होगा कि आप जब सीढ़ी चढ़ रहे थे अपने घर में तो नीचे एक स्विच लगा होता है जहां से आप बल्ब को ऑन कर सकते हैं, और जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहां भी एक स्विच लगा होता है, उससे आप बल्ब को बंद कर सकते हैं। इसकी वायरिंग को आइए मैं आपको समझाने का काम करता हूं। यहां पर देखो बड़ा सिंपल सा एक सर्किट बना हुआ है। एक देखो येलो कलर का हमारा लाइव वायर है, ये पूरा कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है। बल्ब के एक एंड से हमने लाइव वायर को ऐसे कनेक्ट कर रखा है और एक तरफ से हमने उसको न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर रखा है। अब दो दो स्विच भी हमने लगा रखा है, एक स्विच S1 है, एक स्विच यहां पर S2 है। अभी क्या है बेटा, चेक कर लो, अगर लाइव और न्यूट्रल वायर ये कनेक्ट हो जाएंगे तो ये बल्ब हमारा ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। कनेक्शन को जानबूझ के ऐसा बनाया गया है कि अभी देखो ये B जो है वो A से कनेक्टेड है, लेकिन यहां पर A जो है वो B से कनेक्टेड है नहीं। इस वजह से क्या होगा कि भैया करंट फ्लो होगा नहीं, तो ये बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो S1 वाले स्विच से हम इस बल्ब को ग्लो करवा दें तो तुम क्या करो, ये जो B A से कनेक्टेड है उसको B C से कनेक्टेड कर दो। यानी कि जो कनेक्शन तुम्हारा BA की तरह है, जो कनेक्शन BA जैसा है उसको अगर तुम BC कर दो, यानी इसको नीचे से अगर तुम कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, जैसे ही तुम इसको बेटा नीचे से कनेक्ट करोगे, जरा चेक करना, लाइव वायर से यहां से देखो कनेक्टेड है, ये भी कनेक्ट हो गया, यहां से होते हुए ऐसे चला जाएगा, यानी कि करंट को एक पूरा कंप्लीट पाथ मिल गया। तो S1 वाले स्विच से हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा। अब बात आई सेकंड केस, सर अगर मैं चाहता हूं कि इससे नहीं मैं इससे ग्लो करा दूं तो क्या करना पड़ेगा, तो बेटा जो यहां BC से कनेक्टेड है उसको तुम BA से कनेक्टेड
कर दो। यानी अगर तुमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया तो इस बार जरा चेक करो, लाइव से यहाँ पे 220 वोल्ट आएगा, इससे होते हुए ऐसे होते हुए वापस चला जाएगा। यानी कि इस बार जो कनेक्शन है उसकी वजह से क्या हुआ, S2 वाले स्विच से हमने बल्ब को ऑन किया। अब यहां पर होता यही है, आपका मन है कि आप इस वाले स्विच से ऑन करो, इस वाले से ऑफ करो, ऑफ करना है इसको वापस इधर कनेक्ट कर दो, ऑफ हो जाएगा। तो किसी भी एक स्विच से ऑन कर सकते हो, इसी एक स्विच से ऑफ भी कर सकते हो, इससे भी ऑन कर सकते हो, उससे भी ऑफ कर सकते हो, या इससे ऑन करके उससे ऑफ कर सकते हो। ये सारी पॉसिबिलिटीज यहां पर होती हैं। इसी तरह के स्विच को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेयर केस वायरिंग बोलते हैं। डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो, यहां पे दिखा रहे हैं जब S1 वाले स्विच से ऑन किया तो हमने वही जो BA था उसको BC से कनेक्ट कर दिया, दूसरे वाले से करना है जो BC था उसको वापस BA से कनेक्ट कर दिया। तो वही चीज मैंने आपको पहले वाले डायग्राम में ही सिखा दिया है, ठीक है। इस डायग्राम को 2-3 बार बेटा कॉपी पर बनाने की प्रैक्टिस करिए। डायग्राम को बना लेंगे तो लैंग्वेज बनाकर लिखना बहुत आसान है। मैंने थ्योरी में नोट्स कर दिया है, मतलब आपको दे दिया है, आप लोग पढ़ लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग, अर्थिंग या ग्राउंडिंग में यही होता है कि बेटा एक थिक कॉपर का वायर होता है जिसके नीचे यहां पर हम लोग मिक्सचर ऑफ चारकोल या सॉल्ट रखते हैं, और एक थिक कॉपर का प्लेट होता है जिसको अर्थ के अंदर गाड़ दिया जाता है, ठीक है। और इसी वायर का कनेक्शन ले जाके हम लोग सीधे सीधे किलोवाट आवर मीटर में, यानी कि अपने मीटर में कनेक्शन करते हैं, जिससे उसको अर्थिंग मिलती है। अर्थिंग का मतलब हो गया कि उसको 0 वोल्ट के पोटेंशियल पर मेंटेन करना। अगर कभी भी एक्स्ट्रा चार्ज अक्यूमुलेट होगा, बहुत हैवी वोल्टेज आएगा, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो वो सारा का सारा जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज है वो सब का सब अर्थ में चला जाएगा, और डिवाइसेस जो हमारी हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगी, उनको छूने पर आपको अर्थिंग यानी कि आपको झटका नहीं लगेगा। फिर बात आया सर 3 पिन प्लग क्या होता है। ये जो 3 पिन प्लग होते हैं आपने देखे होंगे इस तरीके के प्लग, जिसमें से एक होता है बेटा जो कि लाइव से कनेक्टेड है, एक है न्यूट्रल से कनेक्टेड है, और एक होता है अर्थ से कनेक्टेड होता है। ऊपर वाला जो है वो अर्थ से कनेक्टेड है। फिर यहाँ पर सॉकेट होता है, सॉकेट में भी बिल्कुल सेम चीज होती है, एक होता है हमारा लाइव के लिए, एक होता है अर्थ के लिए, और एक होता है हमारा न्यूट्रल के लिए। इस तरीके से 3 यहाँ पर होल्स होते हैं जिनमें आप इन्हीं पिंस को ले जाकर के इंसर्ट कर देते हो, राइट। अब यहां पर जो नया जो साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से देखो क्या है भैया, लाइव वायर जो है वो पुराने के हिसाब से रेड कलर का था, बट नए कन्वेंशन में वो ब्राउन कलर का माना जाता है। न्यूट्रल पुराने के हिसाब से ब्लैक कलर का था, नए के हिसाब से लाइट ब्लू माना जाता है। अर्थ जो है पुराने के हिसाब से ग्रीन मैंने बताया था, लेकिन अब वो ग्रीन या फिर येलो कलर का माना जाता है। तो इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। याद कर लो बेटा, पूछा जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पे नोट कर लो। हाई टेंशन वायर्स, कई बार बेटा ऐसा भी होता है कि हमको एक बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराना है किसी वायर से, तो वहां पर अब नॉर्मल कॉपर वायर काम में नहीं आता है, वहां पर हम लोग हाई टेंशन वायर्स का यूज करते हैं। ईच वायर इन अ केबल इज कैपेबल टू विदस्टैंड अप टू अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट। इफ द करंट एक्सीड्स दिस लिमिट ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन, द वायर में बर्न ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग एंड इट में कॉज फायर। यानी हर एक डिवाइस की हर एक वायर का अपना अपना कैपेसिटी होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट ही आप उस वायर में फ्लो कर सकते हो, लेकिन उस सर्टेन अमाउंट से जब ज्यादा करंट आप लोग वायर में फ्लो करने की कोशिश करते हो तो वो वायर जल सकता है, मेल्ट हो सकता है। To avoid it for high voltage and high current, a special wire called high tension wire is used. A high tension wire has a low resistance ताकि ज्यादा करंट फ्लो हो सके, and large surface area होता है। Therefore, instead of taking a single thick wire of the low resistance as a high tension wire, it is made twisting together a number of thin wires insulated from each other. हाई टेंशन वायर में क्या करते हैं, पतले पतले बहुत सारे वायर्स होते हैं जिनको आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है और एक मोटा सा वायर हम तैयार करते हैं। दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया सो दैट इट रेडिएट्स द हीट प्रोड्यूस्ड मोर रीडली टू सराउंडिंग्स एज कंपेयर टू द सिंगल थिक वायर। यानी कि सरफेस एरिया हम बढ़ा देते हैं ताकि ये बहुत सारी हीट को रेडिएट कर सके, ताकि बहुत ज्यादा हीटिंग इसमें ना हो, जो भी हीट हो वो सबका सब हमारे एनवायरनमेंट में चला जाए। फिर सुपर कंडक्टर्स बता रहे हैं बेटा, कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हमारे पास होते हैं जिनको जब हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के आसपास लाते हैं, यानी 0 केल्विन के आसपास लाते हैं, उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही डिजास्ट्रस तरीके से बढ़ जाती है, यानी कि वो हाईली कंडक्टिंग हो जाते हैं, उनका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है और उनका कंडक्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। ऐसे सब्सटेंसेस को सुपर कंडक्टर्स कहा जाता है। जैसे अगर मरकरी की बात करें तो वो 4.2 केल्विन पर ऐसा बिहेव करता है, जिंक 0.79 केल्विन पर, लेड जो है वो 7.26 केल्विन पर, वेनेडियम जो है वो 4.3 केल्विन पर, नियोबियम जो है वो 9.22 केल्विन पर। तो एग्जांपल्स आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये वो टेम्परेचर आपको बताया गया है जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये सब्सटेंसेस सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। नॉर्मली ये सब्सटेंस कंडक्टर्स हैं, नॉर्मल किसी और टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन जब इन टेम्परेचर रेंज में ये आएंगे तो इनकी कंडक्टिविटी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। उस समय इसको सुपर कंडक्टर कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है।
मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन में इतना ही रखते हैं। ये लगभग 28 मिनट 29 मिनट का ये वीडियो बन गया है, जिसके थ्रू आप अपने इस चैप्टर का कभी भी क्विक रिवीजन कर सकते हैं। इन नोट्स को टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप लोग फिजिक्स वाला ऐप से भी इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उस नोट्स के थ्रू भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। हम लोग के सारा मेहनत सिर्फ एक चीज का है कि आप सभी का क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग ऑल इंडिया लेवल पर टॉप करें, 100 में से 100% लाने की कोशिश करें। ठीक है, ईमानदारी से मेहनत करते रहो, पूरा फिजिक्स वाला आपके साथ में है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।